नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा आज MSD 7 भाषा विज्ञान का सूत्रपात और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि भाषा मात्र के अध्ययन के लिए एक विज्ञान के रूप में भाषा विज्ञान का आविर्भाव आधुनिक काल में ही हुआ, विशेषकर 19वीं सदी में। यानी इससे पहले कभी भी भाषा विज्ञान के विषय में चर्चा नहीं हुई थी। भाषा विज्ञान का सूत्रपात यानी भाषा के विकास के बारे में किसी तरीके का कोई अध्ययन नहीं किया गया। पूर्व युगों में विद्वानों ने व्याकरण लिखा तो किसी एक भाषा का, उस समय उनका एक से अधिक भाषाओं से वास्ता भी शायद नहीं पड़ता था। इसका कारण क्या था? इसका कारण सबसे बड़ा था कि पहले समय में व्याकरण तो लिखा गया, लेकिन क्योंकि उनका अन्य भाषाओं से किसी तरीके का संबंध नहीं था, इसलिए उनको किसी भी तरीके के भाषा विज्ञान के विषय में अन्य बातें जानने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अध्ययन के क्षेत्र में केवल पुरानी भाषाओं की ही आवश्यकता होती थी, अतः बोलचाल की भाषाओं के अध्यापन की आवश्यकता नहीं थी। आधुनिक युग में दो नई बातें सामने आई। एक और देशों या समुदायों का एक दूसरे से संपर्क बढ़ा और भाषाएं जानने के अवसर मिले। एक तो क्या हुआ कि लोगों का जो है संपर्क, अब समुदायों का संपर्क बढ़ने लगा। जैसे ही रेल यात्रा शुरू हुई तो लोग एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे और वहाँ पर उनको अन्य भाषाओं को सीखने का अवसर मिला, अन्य बोलियों को जानने का अवसर मिला। आधुनिक युग में बोलचाल की भाषाओं को पुरानी भाषाओं से अधिक महत्व मिला और उनके व्याकरण लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन आधुनिक भाषाओं के व्याकरण लिखने की कोई परंपरा न होने के कारण पुरानी भाषाओं के व्याकरण को ही आधार दिया। और अब क्या हुआ, जब हमें पता लगा, हमने भाषाओं के अध्ययन करने की कोशिश की तो बहुत सारी सी भाषाएं ऐसी हैं जिसका व्याकरण हमें उपलब्ध नहीं हुआ। जो जैसे हिंदी है, हिंदी का तो व्याकरण मिल जाता है, लेकिन हर एक लैंग्वेज की यदि व्याकरण की हम बात करें तो हर भाषा का व्याकरण हमें उपलब्ध नहीं हुआ। तो क्या किया कि पुरानी जो उसकी परंपरा थी उसी को ही आधार बना। पहली बात से तुलनात्मक और उसी आधार पर ऐतिहासिक भाषा विज्ञान करता है। और फिर उन्होंने क्या किया, इस अध्ययन को विकसित करने के लिए उन्होंने जो पुरानी चीज़ें थी उसमें एक तरफ तो तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया और दूसरी तरफ ऐतिहासिक अध्ययन को शुरू किया। कलकत्ता जब भारत की राजधानी थी, वहाँ के उच्चतम न्यायालय में 1783 सर विलियम्स जोन्स नामक जज नियुक्त हुए थे। उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी के उद्देश्य से बड़ी कठिनाइयों का और पंडितों के विरोध का सामना करते हुए संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। अब क्या हुआ कि जब सर विलियम जोन्स, जो कि 1783 में जो है जज के पद पर नियुक्त हुए, उन्होंने संस्कृत के अध्ययन को करने की कोशिश की तो पंडितों ने उनका विरोध किया, क्योंकि ब्राह्मण जो है सिर्फ उच्च जाति को ही संस्कृत पढ़ने की अनुमति प्रदान करते थे। लेकिन सर विलियम्स ने किसी तरीके से संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। ये अध्ययन भाषा विज्ञान के सूत्रपात का आधार बना और यही अध्ययन था जिसके द्वारा भाषा विज्ञान का सूत्रपात मिला, यानी भाषा विज्ञान को विकास मिला। उन्होंने देखा कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं में ध्वनि, शब्दावली, रूप रचना की दृष्टि से बहुत साम्य है, जिसके संदर्भ में यही सोचा जा सकता है कि ये तीनों भाषाएं किसी न किसी रूप में संबंधित हैं। 1786 में वे कहते हैं,
सुदृढ़ समानता धातु मूलों और व्याकरणिक रूपों में समानता इतनी अधिक है कि उसे मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता। ये समानता इतनी गहरी है कि उनका अध्ययन करने से पहले उन तीनों को किसी एक मूल भाषा से उत्पन्न मानने को मजबूर करती है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनको एक सुदृढ़ समानता धातुओं में महसूस हुई और उनको ये महसूस हुआ कि इसके अध्ययन करने की ज़रूरत है जो अब विद्यमान नहीं है। जोन्स की इस उक्ति से भाषा तुलना के अध्ययन की नींव पड़ी, यानी भाषा विज्ञान के अध्ययन की जो प्रारंभ हुआ वो सर विलियम जोन्स के द्वारा हुआ। अगली यानी 19वीं शताब्दी में तुलनात्मक अध्ययन ने जोर पकड़ा और विद्वानों ने संसार की समस्त भाषाओं का अध्ययन कर उन्हें अलग अलग भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1900 में जो है उनकी इस चर्चा ने जोर पकड़ा और इसके द्वारा लोगों ने अध्ययन की शुरुआत की। तुलनात्मक भाषा विज्ञान। तुलनात्मक अध्ययन के दो आधार हो सकते हैं। हम किसी एक भाषा के ऐतिहासिक विकास से भाषा में हुए परिवर्तनों को समझ सकते हैं। मतलब पहली बात, या तो ऐतिहासिक परिवर्तन जो हुए हैं, जैसे हमने कहा कि अपभ्रंश भाषा से बोली में बदले, बोली से जो है वो बोलियां ही जो परिष्कृत रूप अपना रखती गई और बाद में वो अनुवाद की जब व्यवस्था हुई और तब उसने हिंदी का रूप उसमें थोड़ा थोड़ा अपनाया गया। अगर ये अनुमान सही है तो हमें अन्य शब्दों में भी इसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई देने लगा। जैसे हिंदी में सत्य से सच और सच बना। इससे अनुमान कर सकते हैं कि त्यय का समीकरण और तालव्य प्रक्रिया से चय में परिवर्तन हुआ। यानी उन्होंने क्या कहा कि जो सत्य शब्द था वो सच कैसे बना पहले, और सच शब्द था वो सच कैसे बना। तो उन्होंने बताया अध्ययन के द्वारा कि त्यय का समीकरण जो था वो तालव्य जब हुआ, तालव्य प्रक्रिया से जब उसको गुजरना पड़ा तो वो चय में परिवर्तित हो गया। अगर यह अनुमान सही है तो हमें अन्य शब्दों में भी इसी प्रकार के परिवर्तन दिखाई देने चाहिए। भाषा विज्ञान के जानकारों ने ये कहा यदि यही अध्ययन सही है तो फिर हमें अन्य शब्दों को भी खोजना चाहिए कि तालव्य संघर्ष से यदि शब्द बदलते हैं, वर्ण व्यवस्था बदलती है, तो हमें और भी ऐसे शब्दों को का अध्ययन करना चाहिए। हिंदी में इस परिवर्तन के ज़्यादा परिचित अन्य उदाहरण तो नहीं मिलते। हाँ, तवर्ग की अन्य ध्वनियों में इसकी पुष्टि मिलती है। और इस उदाहरण में जब चीज़ें खोजने की कोशिश की गई तो उन्होंने पाया कि तवर्ग को चवर्ग में बदलने के नियम कुछ जो है उन्हें दिखाई दी। जैसे आद्य शब्द है आज बना, आद्य शब्द में दा जो है वो तवर्ग का है, दा था दा अपने वर्ग का तीसरे स्थान पर है। वह जो है आज जब चवर्ग में गया तो चा छा जा चवर्ग का तीसरे स्थान यानी जा में परिवर्तित हो गया, तो आद्य आज में परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से तवर्ग चवर्ग में जब परिवर्तित हुआ तो संध्या में धा जो है वो चतुर्थ वर्ग के अपने ही वर्ग के तवर्ग के चौथे स्थान पर है, और वो जब सांझ बना तो चवर्ग के चौथे स्थान का झा उसने जो है वो ग्रहण कर लिया और वो सांझ बन गया। इसी तरीके से तवर्ग का जो दा है, विद्युत में तवर्ग का जो दा है वो चवर्ग का जो है बिजली शब्द में परिवर्तित हुआ, यानी जा में परिवर्तित हुआ। यानी दोनों ही अपने अपने वर्ग के
अपने अपने स्थान पर परिवर्तित हो गई, यानी त वर्ग से च वर्ग में परिवर्तित हो गई, तीसरे चौथे स्थान में। इस तरीके से हमें कुछ शब्द दिखाई दिए। भाषा के आंतरिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए लिखित आधार की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न कालों में उस भाषा के रूपों के अध्ययन से हम परिवर्तन की दिशाओं को समझ सकते हैं। इसी अध्ययन को ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की संज्ञा। इस तरीके का अध्ययन जब प्रस्तुत किया गया तो इसको ऐतिहासिक कहा गया कि ये ऐतिहासिक है, जिसमें इतिहास को आधार बना करके चीज़ों को समझने की कोशिश की गई है कि आद्य शब्द आज कैसे बना। तो इस तरीके से, और क्योंकि हमें व्याकरण पूरी तरह से उपलब्ध नहीं था, और हिंदी में तो संस्कृत जानने वाले संस्कृत जानते हैं, लेकिन हिंदी जानने वाले संस्कृत जाने ये तो अनिवार्य नहीं था। तो ऐतिहासिक परंपरा के फलस्वरूप इस चीज़ को बदलता हुआ उन्होंने देखा। इन तुलनात्मक भाषा विज्ञान की चर्चा फिर किसी समय करेंगे। अब तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है इसको समझें। तुलनात्मक अध्ययन का आधार दो भाषाओं में ध्वनि, रूप आदि स्तरों पर संबद्धता है। हिंदी और पंजाबी को मिलते जुलते शब्द में देख सकते हैं। यानी तुलनात्मक अध्ययन में क्या होता है कि हमें दो भाषाओं की ध्वनियों में और शब्दों में समानता दिखाई देती है। यानी थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ शब्द और ध्वनि के परिवर्तन से वह शब्द प्रयोग में लाए गए हैं। जैसे हिंदी में सात कहा जाता है, और तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से यदि हम पंजाबी में देखें तो पंजाबी में भी सात को सत्य कहा जाता है। इसी तरीके से हिंदी में काम कहा जाता है, पंजाबी में कम कहा जाता है। हिंदी में हाथ कहा जाता है, पंजाबी में हथ कहा जाता है। हिंदी में पाँच कहा जाता है और पंजाबी में पंज कहा जाता है। ऐतिहासिक रूपों से हम जानते हैं कि सप्त, सत्य और सात के विकास क्रम में पंजाबी ने बीच के विकास को अपना लिया और हिंदी ने आगे परिवर्तन को जारी रखा। यानी पंजाबी जो है वो उसने एक स्वरूप को ग्रहण किया और वहीं पर स्थिर हो गई, लेकिन जो हिंदी थी उसने आगे भी परिवर्तन जारी रखा। वो किस तरीके से रखा गया इसमें